तो हम लोग यहाँ थेवेनिन थ्योरम तक पहुंचे थे, है ना। सभी को थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम तक समझ में आ गया है। अब देखिए हम लोग कुछ कुछ इसी के क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, क्वेश्चन नोट भी करना है इसका। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, यह तो हमको निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसका ट्रिक बताता हूं मैं, तो ट्रिक यूज करना है। लूप नोडल आप लोगों से बनता है क्या, लूप और नोडल? चलिए ठीक है, उसको भी मैं बता दूंगा साथ साथ। देखिए, एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम का, फिर एक दूसरा वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। देखिए डिपेंडेंट वाला काम कैसे करना है इसको भी। इसमें करंट हो रहा है अगर आई, इसका करंट है 3i। फिर एक और रेजिस्टेंस है 4, और फिर अपने को दे दिया दो टर्मिनल ए और बी, दो टर्मिनल ए और बी ऐसा दे दिया। अब हमें क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एकदम इजी सवाल नहीं देगा, लेकिन दिमाग लगाने वाला सवाल देगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए और बी। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि हमारा VTH जो RTH होता है, RTH क्या होता है, RTH इज इक्वल टू VOC बटे ISC होता है। समझे, RTH क्या होता है, VOC अपॉन ISC होता है। तो क्या करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले VOC निकाल लेते हैं, मतलब ए और बी को ओपन रहने देते हैं और इसका वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज को मैं मान लेता हूँ V है, ये वाला वोल्टेज मान लेते हैं 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर नोडल एनालिसिस कर लेंगे। नोडल करेंगे तो क्या होगा, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, इसका इक्वेशन बनेगा। क्या मानते हैं नोडल में, नोडल में हमेशा मानते हैं कि नोड से करंट बाहर निकलता है, तो नोड से जो करंट बाहर निकलेगा वो V माइनस 10/3, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई 3। और ये करंट अंदर आ रहा है तो ये -3i इज इक्वल टू 0। अब आई क्या है, 10 से V की तरफ जो करंट जा रहा है वो आई है। आई क्या है, 10 से V की तरफ जो करंट आ रहा है वही हमारा क्या है, आई है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 माइनस V डिवाइडेड बाई 3। तो आई की जगह हम लोग यही लिख देते हैं, तो V माइनस 10/3 माइनस 3 गुना 10 माइनस V डिवाइडेड बाई 3 बराबर 0। ये 3 और ये 3 हो गया कैंसल, तो हो जाएगा V माइनस 10 प्लस V होल डिवाइडेड बाई 3। ये आ जाएगा, इन दोनों को कैंसिल कर दिया मैं, तो आ जाएगा V माइनस 10/3 इज इक्वल टू 10 माइनस V आ जाएगा। आपका इक्वेशन बन जाएगा V माइनस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30 माइनस 3V, 30 माइनस 3V। तो आपका हो जाएगा V प्लस 3V इज इक्वल टू 30 प्लस 10, तो 4V इज इक्वल टू हो गया 40। तो V का मान आ गया 40/4, मतलब आ गया आपका 10। V का मान कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। समझ में आया बात। अब क्या करना है, अब अगला सर्किट बनाना है, इसको शॉर्ट कर देना है। समझे, देखो ये जो डिपेंडेंट सोर्स होता है ना, ये डिपेंडेंट सोर्स अगर आ गया क्वेश्चन में तो आपको यही तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे कॉलेज वगैरह में देखे थे कि आप वोल्टेज सोर्स को हटा दे करके भी कर सकते हो, तो तब जब आपका डिपेंडेंट सोर्स ना हो। डिपेंडेंट सोर्स है तो ऐसा करना हो। अब मान लीजिए कि हम लोग ये ले लेते हैं
इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो आपका सर्किट बन जाएगा, यहाँ पर 10 वोल्ट है, इधर बहने वाला करंट है आई और इधर का रेजिस्टेंस है 3। उसके बाद नीचे की तरफ एक और करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स का मान है 3i और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इसको हम लोग कर दिए हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट करके क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करके इसकी करंट को मैं लिख दूंगा ISC। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना था, 4 और 3, ये हो गया 4 और 3। अब कैसे भी करके आपको क्या करना है, ISC निकालना है। अच्छा तरीका क्या होता है, अच्छा तरीका क्या होता है कि आप जब करंट निकालोगे तो लूप यूज करो और जब वोल्टेज निकालोगे तो नोडल यूज करो। ये अच्छा तरीका होता है, याद रखना कि आपको दोनों बनना चाहिए आपसे। अच्छा तरीका क्या है, वोल्टेज के लिए लूप नोडल यूज करो और करंट के लिए लूप यूज करो। तो आसान पड़ता है, इसीलिए ना ये दोनों मेथड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये बेसिक मेथड। अब क्या करें, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो है आई, ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है 3i, तो ISC क्या हो जाएगा, i और 3i का मेल हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो i प्लस 3i मतलब 4i हो जाएगा। अब ये बाहर वाले में लूप लगा देते हैं, तो 10 माइनस 3i माइनस 4 इंटू 4i, उसमें बहने वाला करंट कितना है, 4i है, इसमें बहने वाला करंट कितना है, i है। तो 10 माइनस 3 इंटू आई माइनस 4 इंटू 4i इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, समझे। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3i माइनस 16i बराबर 0। तो i की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 19 एम्पियर आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 19 एम्पियर। और आपका ISC क्या है, ISC 4i है, मतलब 4 इंटू 10 बाई 19 एम्पियर, मतलब आ जाएगा 40 बाई 19 एम्पियर। अब देखो ये हमारा काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया तो आपका क्या आ जाएगा, RTH बराबर VOC बाई ISC निकालना है। VOC आपका 40 आया था, ISC 40/19 आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 19 ओम। समझ में आया। तो ये इस तरह से देखो RTH VOC और ISC ये तीन चीज ही निकालने की जरूरत पड़ती है, समझे। तो ज्यादातर सवाल जो है ना, ज्यादातर सवाल आपका यही तरीके से बन जाएगा, बस आपको लूप नोडल सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए, ज्यादातर सवाल ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और इसी तरह का देखेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि आपको अलग तरह का क्वेश्चन और कैसे आ सकता है। ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसको बनाने में आपको 5 मिनट लगेगा, जो 5 मिनट में लगता है बनाने में वो 2 नंबर का सवाल आता है, और जो आपको 1 मिनट या 2 मिनट में बन जाना चाहिए वो आपका 1 नंबर का सवाल आता है। समझिएगा बात को, इस तरह से आपका गेट निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, करंट सोर्स ले लेते हैं। करंट सोर्स है 4 एम्पियर का, फिर आपका है एक रेजिस्टेंस, ये है 4 ओम का, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, ये है 6 ओम का, ठीक है। 4 एम्पियर और 6 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम और 6 ओम का रजिस्टर है। फिर एक आपको दे दिया डिपेंडेंट सोर्स, फिर आपको दे दिया डिपेंडेंट सोर्स, इसका ये वोल्टेज सोर्स है। वो डिपेंडेंट सोर्स भी जो है कई प्रकार के होते हैं। डिपेंडेंट सोर्स अगर देखा जाए तो डिपेंडेंट सोर्स 4 प्रकार के होते हैं। डिपेंडेंट सोर्स 4 प्रकार के होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग, थोड़ा रिस्पॉन्स किया करिए, है ना। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरा होता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तीसरा होता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और चौथा होता है करंट डिपेंडेंट सोर्स।
आया समझ में? तो ये है। अब आपको ये वोल्टेज सोर्स दे दिया, कौन सा वोल्टेज सोर्स है? वोल्टेज डिपेंडेंट। ये कौन से जगह के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है? ये इसके बीच का वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। समझिएगा बात को। अब आगे आपको दिया हुआ है आपका टर्मिनल, ये ए है और ये बी है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपको कि फाइंड आरटीएच। आरटीएच निकालने कह रहा है। समझ में आ रहा है? अब आरटीएच कैसे निकालोगे? आरटीएच निकालने का तरीका वही है, वीओसी बटे आईएससी। तो पहले क्या करते हैं, वीओसी निकालना है तो यहाँ का वोल्टेज को मान लेते हैं। अब देखो तरीका, ये क्वेश्चन दे दिया तो कठिन है क्वेश्चन। अब इसको बुद्धि लगाएंगे, देखना एकदम आसानी से बनेगा, दिमाग लगाएंगे। अब उतना आप सोचोगे कि भाई एक नोड है, दो नोड है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। समझे? तो क्या है, जो जो डर गया, मैं बोला ना, जो गेट में जो डर गया वो नहीं निकाल पाता है। डरना नहीं है खाली। तो कैसे करें? तो देखो इसमें करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। समझे? इसमें करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब यहां से आ रहा है 4 एम्पियर। अब देखो इसके क्रॉस का वोल्टेज है 4 4 बी। इसके क्रॉस का वोल्टेज है 4 बी। अब देखो इसमें अगर आप लो ये क्या बोलते हैं इसको, इसमें आप, हाँ तो इसमें नोडल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई दिमाग तो चल नहीं रहा है। देखो एक दिमाग हम लोग यहाँ ले लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आई। समझे? मान लीजिए यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसमें लूप लगा दो। थोड़ा तो दिमाग लगाना है। मैं बोला था वोल्टेज निकालने के लिए नोडल यूज करना है, लेकिन यहाँ पर लूप लगाने से आपका काम आसान हो जाएगा। समझे? लूप लगाने से आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर करंट अगर जा रहा है आई, तो यहाँ पर करंट कितना जाएगा? 4 माइनस आई जाएगा। कितना जाएगा? 4 माइनस आई जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अब क्या करें, इसमें लूप लगा देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा v, इस लूप में देखिए, इस लूप में v माइनस 6i, v माइनस 6i और माइनस 4v की वैल्यू होगी 0। ये देखिए यहाँ पर माइनस से प्लस गया v और इसमें माइनस 6i ड्रॉप हो रहा है तो माइनस 6i, और फिर प्लस से माइनस गया तो माइनस 4v। इसकी वैल्यू क्या हो गया? इसका वैल्यू हो गया 0। तो माइनस 3v माइनस 6i का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो आपका कितना हो जाएगा? माइनस 3v इज इक्वल टू 6i। तो आपका आ जाएगा माइनस 3v बाई 6 इज इक्वल टू आई, माइनस v/2 बराबर आपका आ गया आई। अब देखो ये वाला जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या है? 4 माइनस आई इंटू 4 है। v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू है 4 माइनस आई इंटू 4 है। क्यों 4 माइनस आई इंटू 4 है? क्योंकि जो है हमारा जो वोल्टेज होता है वो करंट, इसका करंट कितना है? 4 माइनस आई मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 4 है। तो हम लोग v निकाल लेते हैं। ये आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू, v के आई के जगह हम v/2 रख देते हैं। तो 4 माइनस माइनस प्लस v/2 इंटू 4। तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 4 4 जो 16 प्लस 2v। तो आपका आ जाएगा v का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस 16 वोल्ट आ जाएगा। v का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? माइनस 16 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर का देखो VOC क्या है? VOC आपका माइनस 4 इंटू वी है। VOC क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज 4V है। क्यों 4V है? इसका जो वोल्टेज होगा वही तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज आएगा ना। V4V यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 4V ही आएगा, ये दोनों पैरेलल है। तो 4 इंटू माइनस 16 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस 48 वोल्ट। VOC आपका आ गया माइनस 48 वोल्ट। अब क्या करेंगे? अब हम लोग को निकालना है आईएससी। आईएससी कैसे निकालेंगे? इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करता हूं। ये 4 एम्पियर था, उसके बाद एक रेजिस्टेंस था डायरेक्ट 4, फिर 6, फिर प्लस माइनस 4 भी।
तो 4, फिर 6, फिर प्लस माइनस 4v, और इसको कर देंगे हम लोग शॉर्ट सर्किट, इसको कर देंगे हम लोग शॉर्ट सर्किट, ISC लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, देखो शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में अगर कुछ भी होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, याद रखना। शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई वोल्टेज है तो उसको रखना नहीं है, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कुछ भी होता है उसमें करंट ही नहीं जाता है, समझे। यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा ना, मान लो करंट फ्लो कर रहा है आई, तो आई जो है इधर जाएगा नहीं, वो पूरा का पूरा इधर चले जाएगा, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, उसको हम लोग लेते ही नहीं है सर्किट सॉल्व करते समय। अब देखो क्या है, अब तो आसान हो गया। आसान क्या हो गया कि इसको आपको हटा ही देना है, इसको आप हटा दिए तो आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, ये वाला करंट आपको निकालना है, यही ISC है कि यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगा दो, तो ISC की वैल्यू डायरेक्ट आ गया 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 6, तो 4 4 जो 16/10 आ गया। अब हमारा काम आसान हो गया, RTH = VOC/ISC। और रेजिस्टेंस निकालते समय माइनस प्लस नहीं लेना है, माइनस प्लस नहीं लेना है, तो -48 को +48 लेंगे डिवाइडेड बाई 16/10 ले लिए, तो ये हो गया 16 × 1 = 16 3 ये आ जाएगा 30, समझे। तो क्वेश्चन भी वो आपको ऐसा देगा जिसमें आप बुद्धि लगा सकते हो, जबरदस्ती आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा वाला आपको क्वेश्चन देगा। समझ में आ रही है बात। अब आपको कैसा क्वेश्चन दे सकता है, एक अलग तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं होता है, समझे, फंसाने के लिए बच्चों को कि इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं देते हम लोग, तो वो लोग ये VOC/ISC वाले से नहीं कर सकते। जैसे समझिए बात को कि एक आपको दिया है ऐसा सर्किट, यहां पर आपको डिपेंडेंट सोर्स दे दिया है, यहाँ पे आपको डिपेंडेंट सोर्स दे दिया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आपको एक डिपेंडेंट सोर्स दे दिया, है ना, ऐसा दे दिया। आपको कुछ सोर्स ही नहीं दिया, ये दिया 3 और ये दे दिया 4, और डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू आपको दे दिया है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है I, तो डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू दे दिया 2I। समझे। अब बताइए कितना रेजिस्टेंस है। अब ये वाला मेथड जो होता है ना, ये मतलब बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं, इसे बनता नहीं है लोगों से, इसी कारण से क्या है, अब ये मेथड आपको बताता हूँ क्या करते हैं इसमें, कि किसी भी जगह में 1 वोल्ट का सोर्स ले लेते हैं, किसी भी जगह में नहीं, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 3 ओम का है ये भी, ठीक है। तो करना क्या है, करना ये है कि जो डिपेंडेंट सोर्स जिसके टर्मिनल में आपको निकालना है, वहां एक 1 वोल्ट का सोर्स ले लेते हैं, तो 1 वोल्ट का सोर्स ले लेते हैं, तो उससे निकलने वाले करंट की वैल्यू का फाइंड आउट कर लीजिए, उससे निकलने वाले करंट की वैल्यू का फाइंड आउट कर लीजिए, फिर आपका काम हो गया खत्म, समझे, फिर आपका काम पूरा हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए आई में से स्मॉल आई निकल गया, तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो कितना आएगा, वो करंट, देखिए अब यहाँ पर भी हम दिमाग लगाएंगे, यहाँ आप लूप लगाओगे, करंट निकालने के लिए सर बोले थे लूप लगाएंगे, तो आपको लूप में दिक्कत हो जाएगा, दो लूप सॉल्व करना पड़ेगा, समझे। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो दिमाग लगाएंगे कि इसका वोल्टेज जितना भी होगा वही यहाँ पर भी आएगा, 1 वोल्ट ही आएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसके और इसके बीच में तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो 1 वोल्ट ही आएगा। तो अब क्या करें, यहाँ का करंट निकाल लेते हैं, ये वाला करंट कितना होगा, ये वाला करंट हमको आ रहा जाएगा I = 1 माइनस दूसरा वोल्टेज सोर्स है 2I डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4I = 1 माइनस 2I, तो आपका आ जाएगा 6I = 1, तो I की वैल्यू मिल जाएगा 1/6, समझे, I की वैल्यू मिल जाएगा 1/6, और यहाँ जो करंट फ्लो करेगा, देखो यहाँ का वोल्टेज है 1 और यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस है 6, तो यहाँ का भी करंट कितना हो जाएगा 1/6, समझे। और ये I की वैल्यू क्या होगा, I बराबर हो जाएगा स्मॉल I प्लस, इसको I1 लिख देता हूँ, इसको I लिख दिया हूँ तो इसको मैं I1 लिख देता हूँ, स्मॉल I प्लस I1
मतलब 1/6 प्लस 1/6 मतलब आ जाएगा 1/3 आएगा ये, समझे, 1/3 आएगा। तो अब आपका RTH कैसा निकलेगा, RTH की वैल्यू निकलेगा 1/I करके, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3 ओम। समझ में आया, वो छोटा सर्किट देगा लेकिन आप लोग समझ नहीं पाओगे कि इसको करना कैसे, एकदम छोटा सर्किट देगा। समझ में आ रहा है बात कैसे करना है, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीज मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो वर्कशॉप में ये सब मेरे को मेन लगा कि आप लोग को बताना चाहिए, तो मैं इसको बता रहा हूँ। समझ में आ रही बात, अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि लूप नोडल ही अभी तक सॉल्व किए हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, कितने लोगों को आ रहा है समझ में, बताइए। आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते, आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया। तो थेवेनिन नॉर्टन सॉल्व करने के ये कुछ दो तरीके हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर सवाल RTH निकालने का पूछा जाता है, कभी कभी आपको करंट निकालने का भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या है, ज्यादातर सवाल जो है ये आते हैं डब्बे वाले क्वेश्चन, ये डब्बे वाले क्वेश्चन कहते हैं। डब्बे वाले क्वेश्चन में क्या कहेगा, नेटवर्क ऑफ पैसिव एलिमेंट, नेटवर्क ऑफ पैसिव एलिमेंट आपको कह दिया, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ पैसिव एलिमेंट में क्या किया, वो सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स लगाया, समझे, वोल्टेज सोर्स लगाया। अब वोल्टेज सोर्स लगाया, यहाँ पर लगाया वो 10 वोल्ट, और यहाँ पर जो लगा दिया लोड, यहाँ पर वो लगा दिया लोड, और ये आपको दे दिया करंट की वैल्यू 4 एम्पियर दे दिया, ठीक। उसके बाद फिर से वही लिखा, नेटवर्क ऑफ पैसिव एलिमेंट, नेटवर्क ऑफ पैसिव एलिमेंट, नेटवर्क ऑफ पैसिव एलिमेंट कह रहा है। अब यहां पर लगा दिया वो 4 एम्पियर का सोर्स, और यहां पर लोड में लगा दिया ऐसा, और लोड में दे दिया करंट आपका है 2 एम्पियर, समझे, लोड में आपको दे दिया करंट 2 एम्पियर। उसके बाद आपको क्या दे दिया, फिर से नेटवर्क ऑफ पैसिव एलिमेंट, अब यहां पर क्या कर दिया, ये 10 वोल्ट को भी लगा दिया, और 4 एम्पियर सोर्स भी लगा दिया, 10 वोल्ट को भी लगा दिया। अब यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करके बोल दिया कि आपको कि इसका करंट है, इसका करंट है 10 एम्पियर, समझे। अब तुमसे, अब आप लोग से क्या पूछा है, अब आप लोग से पूछ रहा है कि फाइंड RTH। अब देखो ये बहुत बड़ा सवाल लगेगा लोगों के लिए, क्योंकि अब क्या करें, तो हम लोग सर पढ़ाए थे कि सर ये पढ़ाए थे कि भाई RTH निकालने का कई तरीका है, एक होता है VOC/ISC। तो चलो हमको शॉर्ट सर्किट करंट तो पता है, और कैसे निकालें RTH निकालने का तरीका, दूसरा तरीका ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लोड करंट बराबर VOC/ISC पर प्लस ISC बोलो RTH प्लस RL, ये थेवेनिन थ्योरम का फॉर्मूला था। अब यहाँ पर देखो RL हमें नहीं पता, RTH हमें नहीं पता, हमें IL पता है कि नहीं पता नहीं जानते हैं, लेकिन VOC पता, VOC भी नहीं पता। अब क्या करें, तो दूसरा एक और फॉर्मूला बताया था IL जो होता है नॉर्टन करंट, नॉर्टन करंट क्या होता है IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL होता है। अब ये कैसे निकालें, इतना सारा चीज आपको दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, समझ में आया कैसे। यहाँ पर मान लीजिए RL की वैल्यू भी मैं दे दिया, मान लीजिए RL की वैल्यू आपको दे दिया 2 ओम, 2 ओम। अब कैसे निकालोगे, किसी का दिमाग चल रहा है कि कैसे निकालेंगे, किसी का भी दिमाग चल रहा है कैसे निकालोगे। नो इस सर। तरह का सवाल बना के देगा, कैसे बनेगा। अब देखो ये सवाल, ये क्वेश्चन, ये दोनों सर्किट से आप सुपर पोजिशन यूज नहीं कर सकते हो, ये दोनों सर्किट में। ये बोल रहा है 10 वोल्ट जब लगा है तो 4 एम्पियर, 4 एम्पियर जब लगा है तो 2 एम्पियर उल्टे डायरेक्शन में। तो जब दोनों लगे रहेगा, दोनों लगे रहेगा,
तो कितना करंट होगा, 2 एम्पियर होगा कि नहीं होगा। अगर जब दोनों लगे रहेगा 4 - 2 दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो दोनों लगे रहेगा तो कितना 2 एम्पियर होगा कि नहीं होगा। तो 2 एम्पियर हमको IL तो मिल गया। और ये जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है दोनों लगे रहने के बाद शॉर्ट सर्किट, ये क्या है, यही तो IN है। शॉर्ट सर्किट करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, IN है। अब देखो इसको फॉर्मूला को लगा सकते हैं, इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, IN L इज इक्वल टू IN RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। ठीक है, IL की वैल्यू हमारा आया 2, IN की वैल्यू आया था 10, RN नहीं पता, यही निकालना है। RN ही RTH होता है, डिवाइडेड बाई RN प्लस RL की वैल्यू हम लोग को पता है 2 ओम। तो ये हो जाएगा RN प्लस 2 इज इक्वल टू 10 इंटू RN डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा RN प्लस 2 इज इक्वल टू 5RN हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4RN। तो RN की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 2/4, मतलब आ जाएगा 0.5 एम्पियर। अब देखिए इसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा 2 नंबर का। आप आराम से इसमें 2 नंबर खींच सकते हो। बस आपको क्या है, अपने माइंड को ना 1 साल तक करीब आप ट्रेन करना है कि मेरे को मेहनत कम और बुद्धि ज्यादा लगाना है। समझे, मैं चीजों को समझ के रखूंगा और मेरे को बुद्धि लगाना है। ऐसा अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे तो आपका गेट 100% निकलेगा। बस इस तरह से पढ़ाई करनी होती है, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं पूछता है, बस आपका बुद्धि लगना जरूरी है। समझे, वो आपका बुद्धि को चेक करता है कि आपके अंदर इंजीनियर वाली बुद्धि कितनी है। समझे, और इंजीनियर वाली बुद्धि आराम से आप साल भर पढ़ोगे, आप आराम से पा सकते हो। इस तरह से पढ़ाई करोगे तो समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप लोग बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, आपको फिर से वैसी डब्बा दे दिया है। थोड़ा सा मैं अलग करूंगा बस, और आप लोग को दिमाग लगा के करना है। 5 मिनट का टाइम दूंगा मैं आप लोग को, कोई भी बना के कर दिखाइए। ठीक है, ये आपको सिर्फ पैसिव एलिमेंट दिया हुआ है, नेटवर्क ऑफ पैसिव एलिमेंट। थोड़ा सा बस मैं चेंज करूंगा, 10 वोल्ट। तो ये जो लोड है, इस लोड की वैल्यू है 4 ओम। तो लोड में करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर एक करंट सोर्स ले लिया, करंट सोर्स ले लिया मैं 10 एम्पियर का। तब लोड में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। अब आपको दे दिया मैं लोड 2 ओम का। अब आपको दे दिया कि दोनों को साथ में लगाएं। दोनों को साथ में लगाएं, 10 एम्पियर का और 10 वोल्ट का, दोनों को साथ में लगाए हैं। तो ओपन सर्किट वोल्टेज हमको मिला है 40 वोल्ट। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि ऑब्टेन RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस आप निकालिए। चलिए 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोशिश करिए बनाने का।
बना किसी से? हेलो, बना किसी से भी? चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए ये दोनों करंट बराबर हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो लोड करंट कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, लोड करंट कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर, और दोनों के साथ में है, तो वी ओ सी आपको दे दिया 40 वोल्ट। ठीक है, आर टी एच, आर एल हमको पता है 4 ओम है। आर एल कितना पता है हमको? 4 ओम। तो हम लोग आई एल, आई एल इज इक्वल टू, आई एल इज इक्वल टू बी ओ सी बटे आर टी एच प्लस आर एल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। आई एल का मान हमारा 6 एम्पियर है, नहीं 6, हाँ 6 एम्पियर है, और वी ओ सी का मान दिया हुआ है कितना? 40 वोल्ट, डिवाइडेड बाई आर टी एच अपने को निकालना है। आर एल की वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम, ये 2 ओम है। आर एल की वैल्यू, सॉरी 2 ओम बोल रहा हूँ, 4 ओम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। आर टी एच प्लस 4 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 6, तो हो जाएगा 6 6 36, 6.66 हो जाएगा। तो आर टी एच की वैल्यू आ जाएगी 6.66 माइनस 4, मतलब आंसर आ जाएगा 2.66। समझ में आया बात? यस सर। तो इस तरीके से क्या है, आप थेवेनिन नॉर्टन के क्वेश्चन को बना सकते हो। ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो ये मैं आपको बता दिया। अब आता है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, ये एक आपको कंडीशन बताता है कि कब सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। सोर्स से लोड की तरफ ज्यादा से ज्यादा कितना पावर ट्रांसफर हो सकता है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है कि सोर्स से लोड तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब सोर्स इंपीडेंस और लोड इंपीडेंस एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट का मतलब समझाता हूं अभी, कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट जो आता है वर्ड, वो कहाँ से आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा आप समझिए कि अगर आर टी एच, मतलब ये है कि अगर आर टी एच 6 + 4i है, आर टी एच मतलब यही है, आर टी एच को ही हम लोग बोलते हैं सोर्स इंपीडेंस। आर टी एच को ही हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स इंपीडेंस कहते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस, ये आर टी एच बोल रहा हूँ, जेड टी एच होगा, ये नाम थोड़ा सा बदल देते हैं, जेड टी एच होगा। तो ये आपका होगा सोर्स इंपीडेंस जेड टी एच। तो जेड एल कितना होगा उस कंडीशन पे? जेड एल आपका कितना आएगा? जेड एल का वैल्यू आ जाएगा जेड एल बराबर 6 - 4i। इन दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या होता है? खाली बीच में साइन चेंज हो जाता है और कुछ नहीं। अगर पोलर फॉर्म में देखोगे तो जेड टी एच का मान अगर आपका 6 @ 30 है, तो जेड एल का मान आएगा आपका 6 @ 30 - 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके बाद अगला चीज याद रखना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड is only 50% of total input power।
ठीक है, जितना अधिकतम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा वो भी इनपुट पावर का 50% ही होता है। मतलब कि एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, the total efficiency is 50%, 50% एफिशिएंसी ही होता है। ठीक है, 50% एफिशिएंसी ही होता है। अब ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन में अगर मान लो डीसी है, डीसी में इंडक्टर वगैरह को हम लोग नहीं देखते, इंडक्टेंस वगैरह को नहीं देखते, तो व्हेन सप्लाई इज डीसी, अगर सप्लाई आपका डीसी है, डीसी, देन एट स्टडी स्टेट कंडीशन में इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, effect of inductance and capacitance is not applicable, उसको applicable नहीं करते, and thus in that case RL should be equal to RT। जो उस कंडीशन पे RL और RT है दोनों दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, पहला अब दो चार चीजें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में याद रखो। पहला कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होगा जब ZTH बराबर ZL का कॉन्जुगेट होगा, ZTH बराबर ZL का कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट को ऊपर से स्टार करके हम लोग बनाते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा ये है कि भाई जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा तो सोर्स से लोड तक खाली 50% पावर ही जाता है, सोर्स से लोड तक 50% ही पावर जाता है। समझ में आया? और तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज ये है कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है तो एफिशिएंसी मात्र 50% ही आता है। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए आपको एक सोर्स ऐसा दिया है, एक एसी सोर्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद एक आपको ये इम्पीडेंस दिया हुआ है 2+3i, फिर नीचे एक इम्पीडेंस दिया हुआ है 6-9i, और आपको दिया हुआ है लोड निकालना है कि लोड निकालिए कितना होगा, ZL का वैल्यू कितना होगा, ZL का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे सवाल में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब इसको निकालने का तरीका क्या है, जो पुराना तरीका था उसको अपनाएंगे। तो पुराना तरीका अपनाएंगे तो ये जो अपना वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो इसका वोल्टेज आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस इम्पीडेंस आ जाएगा 2+3i, और नीचे वाले का इम्पीडेंस हो जाएगा 6-9i। अब क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों हो गया पैरेलल में, ये दोनों के दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो पैरेलल में हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ZTH का वैल्यू आ जाएगा Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। तो ये हो जाएगा 2+3i इंटू 6-9i डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, 2+3i प्लस 6-9i। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 2+3i, 2×6=12, 2×9=18, 6×3=18, 2×6=12, 2×9=18, 6×3=18, और 9×3=27, -27i², ये हो जाएगा +27 होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 6+2 8, 3-9 -6i। ये दोनों हो गया कैंसल, 27 और 12, 27 और 39 डिवाइडेड बाई 8 -6i आ जाएगा। ये ZTH आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 8 -6i। इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि सही आंसर आ जाए हमारा। तो 9×8 = 72, 8×3 = 24, और 7 × 31 = 312,
माइनस 9 छक्के 54 और 6 × 3 = 18 और 18 और 5 = 23, 234 I डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा 342/100 माइनस 234/100 I। तो ये हो जाएगा 3.42 माइनस 2.34 I। ये आपका आ जाएगा ZTH। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये सब सॉल्व करने आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको निकालना है ZL। ZL क्या होना चाहिए? ZL होना चाहिए ZTH का कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो ZTH का कॉन्जुगेट क्या आएगा? 3.42 प्लस 2.34 I आ जाएगा। तो इतना सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप आराम से इसको बना लेंगे। क्लियर है? ये आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को ट्रांजिएंट पढ़ाना चाहता हूं कि ट्रांजिएंट से डरते बहुत। ट्रांजिएंट पढ़ाना चाह रहा हूँ। ट्रांजिएंट पढ़ाने से फायदा ये है कि आपको ये भी समझ में आएगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसको कैसा सोच के पढ़ते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिएंट काफी आपस में रिलेटेड होता है, काफी ज्यादा रिलेटेड होता है। अब देखिए, ट्रांजिएंट का मतलब आते हैं हम लोग ट्रांजिएंट में। ट्रांजिएंट में आते हैं। अब ट्रांजिएंट क्या है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है, देखिए जैसे एक ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट में आपको थोड़ा समझाता हूं कि क्या अंतर है। देखो, एक होता है ट्रांजिएंट और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। अब देखो, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप बाइक चला रहे हो। समझे, आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, चलाते चलाते अचानक से कोई आपको ना ठोक दिया हल्का सा। समझे, अचानक से कोई ठोक दिया या अचानक से आपके रास्ते में पत्थर आ गया। समझे, अचानक से आपके रास्ते में पत्थर आ गया तो क्या होता है गाड़ी को? तो गाड़ी डगमगाने लगती है। गाड़ी क्या करती है? डगमगाने लगती है, थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा। तो वो जो स्थिति है जिस समय गाड़ी आपके रास्ते में डिस्टरबेंस आया या जो इलेक्ट्रिक सर्किट में डिस्टरबेंस आया। अब डिस्टरबेंस कैसे आ सकता है? कभी बिजली गिर जाएगी, कभी तुम स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑफ करोगे, वो सब डिस्टरबेंस है उसके लिए। समझे, वो उसके लिए डिस्टरबेंस है। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को ट्रांजिएंट कहा जाता है। समझिए बात को, ट्रांजिएंट सबके साथ होता है। जैसे अभी आप अगर गेट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अचानक से आपको गेट की पढ़ाई, आप सोच लिए कि भाई गेट की पढ़ाई करना है, तो पहले आपका मन करेगा कि नहीं करें। समझे, आप पढ़ना चालू करोगे ना तो 2 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि भाई अरे यार बहुत कठिन है, नहीं पढ़ता मैं ऐसा करके। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपका जो माइंड है उस समय डाइवर्ट हो रहा है, डगमगा रहा है। उसी को ट्रांजिएंट कहते हैं। समझे, गाड़ी चला रहे, अचानक से मान लीजिए आपका लड़ाई हुआ, लड़ाई होते होते कोई आपको थप्पड़ मार दिया। तो थप्पड़ मारने के बाद थोड़ा सा जो डगमगाएगा ना बॉडी, वो ट्रांजिएंट है। समझ में आया? तो ट्रांजिएंट सबके साथ होता है। तो वही चीज है, ट्रांजिएंट मीन्स कि कंडीशन जस्ट आफ्टर डिस्टरबेंस के बाद का तुरंत का कंडीशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट, तुरंत का कंडीशन। ठीक है, अब जो होता है देखो, 2 तरह का सिस्टम पढ़े होगे, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल सिस्टम पढ़े हो ना। कंट्रोल सिस्टम में स्टेबल और अनस्टेबल पढ़े होगे। जो ट्रांजिएंट को झेल जाए, जो ट्रांजिएंट को झेल जाए और अपनी स्थिति को नियंत्रित कर ले। समझे, जो ट्रांजिएंट को झेल जाए, जो ट्रांजिएंट को झेल जाए और अपनी स्थिति को नियंत्रित कर ले, अपनी स्थिति को नियंत्रित कर ले, तो वह स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाता है।
तो वह स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आ जाता है। तो ये ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। अब इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल में कैसे होता है। अब जैसे मान लीजिए आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस है, बस और कुछ नहीं है। एक सर्किट में रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं है, साथ में हम लगा दिए एक स्विच। यहाँ पर हम लोग लगा दिए एक स्विच, समझे, यहाँ पर एक लगा दिए स्विच। तो जब तक खाली रेजिस्टेंस है तो समस्या नहीं आती है। खाली रेजिस्टेंस में समस्या नहीं आती है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो ये वोल्टेज है, वोल्टेज तो पूरा है, यहाँ पर मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो पूरा 10 वोल्ट है। तो उसी क्षण आपका करंट भी बढ़ जाता है, डीसी करंट हो जाता है। मान लीजिए करंट है आपका दो रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है, तो करंट कितना आएगा 5 एम्पीयर। तो जब तक रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जब हम लोग इंडक्टेंस लगाते हैं, समझिएगा इंडक्टेंस में क्या होता है। इंडक्टेंस में जैसे ही आप, ये वाला सर्किट है, देखिए सर्किट आपका ऐसा है, एक वोल्टेज क्या बोलते हैं, एक आपका वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर लगा दिया साथ में। यहाँ पर स्विचिंग के लिए हम लोग ऐसा स्विच लगा के रखे हैं। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो अब करंट तत्काल नहीं बढ़ेगा, अब करंट तत्काल नहीं बढ़ेगा, अब करंट ऐसे बढ़ेगा, अब करंट ऐसे बढ़ेगा। तो ये वाला जो कंडीशन है जहां तक करंट आपका नहीं बढ़ा, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिएंट बोलेंगे। समझ में आया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात। अब अगर वोल्ट कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस में वोल्टेज स्लोली बढ़ता है, करंट तत्काल बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस में ऐसा हो जाएगा कि ये आपका करंट हो गया और ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट और ये आपका वोल्टेज हो गया, इस तरह से रहता है। तो ये आपको, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट कंडीशन। इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांजिएंट कंडीशन। अब इसको समझने के लिए हम लोग कैपेसिटर और इंडक्टर को समझते हैं। इसको समझने के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर को समझते हैं। तो देखिए कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिहेवियर। अब आप लोग में से कोई मेरे को बता सकता है कि व्हाट इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस बोलते हैं। किसकी प्रॉपर्टी, इंडक्टर। हाँ तो वो क्या प्रॉपर्टी है, मतलब किस तरह की प्रॉपर्टी है वो। सर करंट लैग करता है। करंट लैग करता है वो ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या है। देखिए इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस L बराबर डी साई बाई डी आई। इंडक्टेंस क्या होता है, डी साई बाई डी आई। साई क्या होता है, साई हमारा होता है फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं इसको। साई को हम लोग कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, समझे, और आई हमारा है करंट। तो इसको समझने के लिए कि करंट के बदलाव से फ्लक्स लिंकेज में आने वाला बदलाव, फ्लक्स लिंकेज में आने वाला बदलाव इंडक्टेंस कहलाता है। समझे, करंट के बदलने से फ्लक्स लिंकेज में कितना बदलाव आ रहा है, करंट के बदलाव से फ्लक्स लिंकेज में कितना बदलाव आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस।
अब देखो इंडक्टेंस में होता क्या है कि जब भी इंडक्टेंस में करंट जाता है तो वह करंट फ्लक्स बनाने में काम आता है। तो इसलिए इंडक्टेंस का करंट तत्काल नहीं बढ़ पाता। समझ में आया? तो इसी कारण से जब यहां हम लोग लिखते हैं कि जब t इक्वल टू 0, टी बराबर 0 का मतलब होता है जब स्विच ऑन किया गया, जब स्विच ऑन किया गया, t बराबर 0 पे जब स्विच ऑन किया गया तो उस कंडीशन पे इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? इंडक्टर ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, क्योंकि करंट को बढ़ने ही नहीं देता है, ये सर्किट जैसा बर्ताव करता है, जैसा हो जाता है। ठीक है। और t बराबर इंफिनिटी मतलब स्विच ऑन किए बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई, स्विच ऑन करके बहुत देर हो गई, तब क्या है? इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है उस कंडीशन पे, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके सबकी प्रॉपर्टी देखेंगे ना, तब धीरे धीरे सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे धीरे धीरे सब चीज क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे क्या है, एक बैटरी है, ठीक है, ये स्विच से लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक इंडक्टर है 5 हेनरी का, और ये सर्किट को हम लोग कर दिए कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर 10 वोल्ट का सोर्स है। समझ में आया? तो दो हमेशा क्या है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? 2 सर्किट बनाओगे, एक t बराबर 0 के लिए बनाओगे, एक t बराबर इंफिनिटी के लिए बनाओगे। समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा 2 सर्किट बनाओगे, t बराबर 0 के लिए और t बराबर इंफिनिटी के लिए। क्लियर हो रही बात? तो क्या करेंगे, t बराबर 0 के लिए सर्किट बनाएंगे तो इंडक्टर को क्या कर दोगे? इंडक्टर को ओपन सर्किट कर दोगे। इंडक्टर को क्या कर दोगे? इंडक्टर को ओपन सर्किट कर दोगे। जहां पर भी इंडक्टर लगा रहेगा वहां पर ओपन सर्किट कर दोगे। अब ओपन सर्किट होने के कारण से कुछ भी करंट फ्लो करेगा क्या? ओपन सर्किट में करंट फ्लो करता है क्या? नो सर। नो सर, नो सर। तो इसलिए यहाँ पर करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें यहाँ पर इंडक्टर का करंट 0, रजिस्टर का भी करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर जो है वो सीरीज में लगा हुआ है, इंडक्टर के सीरीज में लगा हुआ है। तो इंडक्टर का करंट भी 0, रजिस्टर का भी करंट 0। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा? देखो वोल्टेज निकालने का तरीका है, लूप लगा दो, -10 माइनस VL, 10 माइनस VL बराबर 0, तो VL की वैल्यू आ जाएगी 10। समझ में आया? एक मिनट। हेलो, हाँ प्रणाम भैया। सर IR 0 कैसे हुआ? हाँ देखा था, उसका जो मैं फॉर्म भरा हूं ना वो नहीं निकला है अभी, वो वाला नहीं है। हाँ 2020 का ही है मेरा मेरा तो मतलब वो एडवर्टीजमेंट नंबर 11 वाला है मेरा, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हाँ, निकलेगा वो, बाद में निकलेगा उसका भी, आ जाएगा 2-4 दिन में वो भी आ जाएगा।
सब ठीक है। अभी तो क्लास ले रहा हूँ भैया। हाँ तो ये आ जाएगा VL का वैल्यू आ जाएगा 10 वोल्ट। तो ये हो गया 100, ये t बराबर 0 कंडीशन। अब t बराबर इंफिनिटी वाला सर्किट बनाओगे तो क्या करोगे, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर दोगे। इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दिए, इसको ऐसा शॉर्ट सर्किट कर दिए। ये देखो ऐसा 2 पॉइंट बना दिया, मतलब समझ लो वहां इंडक्टर था, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब शॉर्ट सर्किट कर दिए तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना हो जाएगा, इंडक्टर करंट और रजिस्टर करंट दोनों बराबर है। इंडक्टर करंट और रजिस्टर करंट दोनों बराबर है। कितना होगा, 10/2, मतलब 5 एम्पियर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, इंडक्टर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज कितना होता है, 0। तो ये देखो, ये बेसिक है तुम्हारा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने से पहले बेसिक क्लियर करेंगे अपन, समझे, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सर सब बता आई रहा आर हूँ। जीरो कैसे होगा? क्या इसमें, हाँ सर, आई आर इक्वल टू 0। रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट, जो इंडक्टर में करंट जाएगा वही रजिस्टर में भी जाएगा। काहे, क्योंकि रजिस्टर और इंडक्टर दोनों क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में दोनों का करंट सेम होता है ना। देखो यस यहाँ सर। पर से जो भी करंट जाएगा, इसमें तो करंट, यहाँ ये ओपन सर्किट होने के कारण से तो करंट 0 ही होगा ना। होगा कि नहीं होगा, ओपन सर्किट होने के कारण से। लेकिन हर बार नहीं होगा, सर्किट पर डिपेंड करता है। यहाँ रजिस्टर जो है इंडक्टर के सीरीज में लगा हुआ है, तो जो भी इंडक्टर का करंट होगा वही रजिस्टर का भी करंट होगा। समझ में आ रहा है बात। अब जैसे मान लीजिए हम यस दूसरा सर। सर्किट बनाते हैं, दूसरा सर्किट बनाते हैं, जैसे ये है 10 वोल्ट का। अब आपका सर्किट इस तरह से है, एक रजिस्टर यहां बना हुआ है, एक इंडक्टर यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर फिर से स्विचिंग करता हूं मैं। यहां पर स्विचिंग करता हूं तो t बराबर 0 का सर्किट बनाओगे। t बराबर 0 का सर्किट बनाओगे तो देखो ये हो गया 10, ये हो गया रेजिस्टेंस R की वैल्यू भी ले लेते हैं हम लोग, R की वैल्यू 2 ले लेते हैं। और इंडक्टर t बराबर 0 पे ओपन सर्किट जैसा होता है, तो इसको कर दिया हम लोग ओपन सर्किट, ये 10 वोल्ट। अब देखो, अब इसका करंट क्या हो जाएगा, रजिस्टर का करंट IR बराबर 10/2। अभी IR की वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्यों 0 नहीं होगा IR की वैल्यू, क्योंकि अभी इंडक्टर सीरीज में नहीं लगा हुआ है। ये पूरा कंप्लीट पाथ है एक करंट फ्लो होने के लिए, इसलिए इसका करंट की वैल्यू 0 नहीं होगा। लेकिन इसमें का करंट क्या होगा, इसमें का करंट 0 हो जाएगा। IL की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ओपन सर्किट। अब देखो यहाँ पर IL 0 है लेकिन IR 0 नहीं है। समझ में आ रहा बात। अब हम लोग दूसरा सर्किट लेते हैं, दूसरा सर्किट लेते हैं तो ये हो गया आपका 10 वोल्ट, t बराबर इंफिनिटी के लिए 10 वोल्ट। फिर ये आपका R की वैल्यू 2 है। अब ये हो गया शॉर्ट सर्किट। t बराबर इंफिनिटी में क्या होता है, इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट सर्किट। अब ये बताइए, शॉर्ट सर्किट अगर होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है उसका रेजिस्टेंस 0 है। तो यहां पर से पूरा इन्फिनिटी करंट, ये R बराबर 0 ले लेते हैं, तो इसमें जो करंट आ जाएगा ये इन्फिनिटी करंट बोलते हैं इसको, 10/0। इसमें जो करंट हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये रेजिस्टेंस में कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर IR की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। IR की वैल्यू 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूरा करंट शॉर्ट सर्किट में जाएगा। समझे, ये कह सकते हो कि वो जो तार जल जाएगा। जैसे क्या है, अपने घर में जैसे तुम्हारा एक घर में फेज वायर आता है, एक और एक न्यूट्रल वायर आता है। समझे, फेज वायर और न्यूट्रल वायर आता है। तो अगर मान लो कि आप एक तो तार कनेक्ट कर दिए, इसके बीच में एक तार लगा दिए। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। आपके घर में एक फेज वायर आ रहा है, एक न्यूट्रल वायर आ रहा है। आपने क्या किया, आपने इसके बीच में तार लगा दिया, तो क्या होगा, जानते हो क्या होगा, कभी कोई करके देखे हो क्या।
नो सर। आपके घर में एक फेज वायर एक न्यूट्रल वायर आता है, टेस्टर को लेके जाओगे ना अंदर में, तो एक में लाल लाइट जलेगा, एक में नहीं जलेगा। तो जिसमें जल रहा है वो फेज वायर है, फेज सॉकेट है, और जिसमें नहीं जल रहा है वो न्यूट्रल है। सब लोग जानते होंगे, ये पंखा कूलर सब में एक फेज न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अगर यस सर। कोई भूल से ये फेज और न्यूट्रल में एक तो तार जोड़ दे, तो क्या होगा जानते हो? ये होगा कि कट ऑफ हो जाएगा। मतलब उसके बाद पंखा कूलर टीवी जो लगा हुआ है आपके घर में, सब के सब कट ऑफ हो जाएंगे और आग लग जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा करंट होता है ना, इतना ज्यादा करंट होता है कि ये आग लगा देता है। तो अब उससे बचाने के लिए ही हम लोग एमसीबी लगाते हैं। आज के घर में देखे होगे सब जगह में एमसीबी लगे रहते हैं, सबके घर में एमसीबी लगे रहता है। वो एमसीबी क्या करता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है उसको देख लेता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तुरंत बंद कर देता है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के बाद अगर चलते रहे ना सप्लाई, तो क्या होगा, आग लग जाता है। तो इसलिए बचाव के लिए ऐसा करते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूं कि जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो जितने रेजिस्टेंस जितने लोड है वो सब में करंट जाना बंद हो जाता है, समझे। जितने भी रेजिस्टेंस है, जितने भी लोड है जो पैरेलल में लगे हैं, उसमें करंट जाना बंद हो जाता है। आ रही बात समझ में? अगर सीरीज में लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैरेलल में लगे रहेगा तो जितना रेजिस्टेंस जितना लोड है सब में करंट जाना बंद हो जाता है। क्लियर है ये बात? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडक्टर का केस। तो जैसे एक दो क्वेश्चन इसमें करते हैं कि कैसा क्या होगा करंट की वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, 10 वोल्ट का सोर्स है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 6 ओम का, ठीक है। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है 4 हेनरी का, ठीक है। इंडक्टर लगा हुआ आपका 4 हेनरी का। तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी I1, what will be I1 at t is equal to 0 and at t is equal to infinity। चलिए ट्राई करिए इसको बनाने का 2 मिनट। हेलो, अच्छा अच्छा, क्लास ले रहा हूँ अभी, तो नहा धो के आऊंगा, 10:30 तक आऊंगा। ठीक है। तो क्या करना है, आप देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर से 2 तरह का सर्किट बनाना है। है ना। तो बोल रहा, अब इसको क्या करेंगे, 2 सर्किट बनाएंगे। 2 सर्किट बनाएंगे, देखिए कैसा बनेगा ये। एक होगा 10 वोल्ट, t बराबर 0 के लिए पहले बना रहा हूं। तो रेजिस्टेंस वैसी रहता है, रेजिस्टेंस को मत छेड़ना, रेजिस्टेंस को मत कर देना ओपन सर्किट। ये हो गया 4 और ये हो गया ओपन सर्किट, ये हो गया 4 और ये हो गया ओपन सर्किट, ठीक है। अब आपसे यही सवाल पूछा, ये वाला I1 करंट इसके अंदर जाने वाला करंट है, तो इसके अंदर जाने वाला करंट I1। अब कैसे निकालेंगे I1, बताइए। I1 क्या होगा सर 10 डिवाइडेड बाई 8 और 10 5 डिवाइडेड बाई बाई 4। 8, मतलब हो जाएगा 5/4 एम्पियर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए कि t बराबर इंफिनिटी का केस लेते हैं। t बराबर इंफिनिटी में 2, ये 6, ये 4 और ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, समझे। अब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अब I1 कितना आएगा बताइए। देखो ये 6 और 4 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समझे। देखिए कई तरीके हैं इसको बनाने के, कई सारे तरीके हैं। या तो आप नोडल लगा दो, तो नोडल में डायरेक्ट आंसर आ जाता है ना। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, नोडल लगा देता हूँ। V बराबर V-10/2 प्लस V/6 प्लस V/4 बराबर 0 आएगा। तो इसका एलसीएम आएगा आपका 12, तो हो जाएगा आपका
6v माइनस 60 प्लस 2v प्लस 3v होल डिवाइडेड बाई 12 बराबर 0। इसको भी देखिए एलसीएम लिए हम लोग 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6v प्लस 2v, 6 2 8, 8 9 10 11, 11v बराबर 60। तो v का मान आएगा आपका 60/11 और आपका i1 का मान आ जाएगा v बटे 6, मतलब 60/11 डिवाइडेड बाई 6। तो आंसर आ जाएगा 10/11। समझ में आया? तो अब ये वाला इस तरह से आपको सर्किट को बनाना है। तो देखिए आसान है कि नहीं है ये करना, बस आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इंडक्टर शुरू में क्या होता है और बाद में क्या होता है। आसान है करना, समझ में आ रही है बात? अब हम लोग ना देखते हैं, देखिए मैं आपको एक उसका सर्किट बताता हूँ, रेक्टिफायर का सर्किट बताता हूँ। समझे? रेक्टिफायर ले लें या कुछ और ले लेते हैं, रुक जाइए, चॉपर ले लेते हैं। ठीक है, चॉपर का एक सर्किट ले लेते हैं। जैसे चॉपर एक होता है ऐसा, ठीक है, चॉपर का एक सर्किट ले रहे हैं। ये वाला सर्किट ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाला सर्किट लेते हैं, ठीक है, ये 2 ओम है। यहाँ पर ठीक, ये वाला सर्किट ले लेता हूँ। अब इसमें मेरे को क्या निकालना है, ये भी एक चॉपर का ही सर्किट है, तो इसमें हम लोग को निकालना है फाइंड I1 फॉर t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इंफिनिटी। निकालिए तो t बराबर 0 और t बराबर इंफिनिटी के लिए I1 कितना होगा? इसमें वोल्टेज का वैल्यू नहीं लिखा है। वोल्टेज 10 वोल्ट, इंडक्टर 2 हेनरी का है। भाई पाएगा सर। t बराबर 0 पे करंट कितना आएगा? t बराबर 0 पे करंट आएगा I1 बराबर 5 एम्पियर, और t बराबर इंफिनिटी पे क्या आएगा? ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो t बराबर इंफिनिटी पे I1 का वैल्यू कितना आएगा? 0 एम्पियर आएगा। समझ में आ रहा है? t बराबर इंफिनिटी पे I1 की वैल्यू 0 एम्पियर आएगा। समझ में आया? मतलब ये समझो, मतलब इससे हमको क्या समझ में आया कि जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो पूरा का पूरा करंट कहाँ आ जाता है? पूरा का पूरा करंट आ जाता है हमारा रेजिस्टेंस में, पूरा का पूरा करंट आ जाता है। फिर इंडक्टर क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये करंट इससे फ्लो करवाने लगता है। शॉर्ट सर्किट होता है तो इससे करंट फ्लो करवाने लगता है। समझ में आया? तो ये हमारा ट्रांजिएंट एनालिसिस है इंडक्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटेंस में क्या होता है? कैपेसिटेंस में क्या होता है? कैपेसिटेंस में ये होता है कि शुरू में जब t बराबर 0 पे कैपेसिटेंस खुद को
शॉर्ट कर लेता है, शॉर्ट करके खुद को चार्ज करता है। चार्ज करता है और सप्लाई के बराबर चार्ज करने के बाद चार्ज होने के बाद खुद को ओपन सर्किट कर देता है। ठीक है, सप्लाई के बराबर खुद को चार्ज करेगा, फिर खुद को ओपन सर्किट कर देता है। मतलब ये देखो कि अगर हम लोग एक कैपेसिटर में डीसी वोल्टेज देंगे, 1 वोल्ट दिए, एक स्विच के थ्रू कैपेसिटर में डीसी सप्लाई देते हैं, तो क्या होगा, टी बराबर 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है, जस्ट इंडक्टर का उल्टा, जस्ट इंडक्टर का उल्टा बिहेव करता है। टी बराबर 0 पे शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, समझे। इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं कि नहीं तो करंट इन्फिनिटी हो जाएगा। मान लो 2 ओम, तो 2 ओम का रजिस्टर लगा दिए हैं, तो इसमें 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर अपने आप को चार्ज ना कर ले। कितना तक चार्ज करेगा, जितना भी सप्लाई वोल्टेज है ना उतना चार्ज करता है। 1 वोल्ट दोगे तो 1 वोल्ट तक चार्ज करेगा, 10 वोल्ट दोगे तो 10 वोल्ट तक चार्ज करेगा, समझे। तो ये इतने तक अपने आप को चार्ज करता है। फिर उसके बाद टी बराबर इन्फिनिटी आने पर ये अपने आप को ओपन सर्किट कर देता है। टी बराबर इन्फिनिटी में अपने आप को ओपन सर्किट कर देता है, मतलब अब और करंट फ्लो होने नहीं देता। और जितना भी इसका वोल्टेज है, इसका वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है तो उतना 1 वोल्ट तक वो भी बन जाता है। तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटर का केस है। तो चलिए 2 क्वेश्चन बनाइए। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड I1, सभी में क्वेश्चन है फाइंड I1। वन आएगा सर। हाँ सर, आइए। इसमें 1 एम्पियर। I1 1 पहले आएगा वाला सर, और आइए। IR एट टी बराबर 0 एंड टी बराबर इन्फिनिटी, और इसमें IR एट टी बराबर 0 एंड टी बराबर इन्फिनिटी। टी बराबर 0 और टी बराबर इन्फिनिटी के लिए IR बताइए दोनों। बना किससे? सर फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों में IR1 आएगा। दोनों में देखो टी सर बराबर 0 जीरो एंड पे 1 और ठीक है सर। सर एक IR में इन्फिनिटी इज 0 और इक्वल एक में टू 1 1। एम्पियर एट टी बराबर 0। टी बराबर 0 पे 1 आएगा, है ना। और IR इज इक्वल टू 0 एट टी बराबर इन्फिनिटी। किसका सही आंसर आया बताइए, कितने लोगों का सही आया?
नहीं सर, इन्फिनिटी में 0 आ रहा है। इन्फिनिटी में 0 आएगा क्योंकि इन्फिनिटी में ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा तो 0 आएगा। समझ में आ रही बात सभी को? यस यस सर। सर। अब इसका बताइए, इसका सर 0 में 0 आएगा और इन्फिनिटी में 2 एम्पियर। हाँ, तो आई आर इज इक्वल टू 0, एम्पियर एट टी इज इक्वल टू 0 आएगा, और आई आर इज इक्वल टू 2 एम्पियर एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यही देखो यहाँ पर क्या है, सीरीज में लगा है चीजें या पैरेलल में चीजें लगा है, उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है कि आपका करंट कितना आएगा, करंट कितना आएगा, वोल्टेज कितना आएगा, ये देखो ये सब चीजें आपकी आएंगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब आपको ना कुछ और चीजें समझने की जरूरत पड़ेगी। एक आएगा आपका टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट भी निकालने का सवाल आता है। तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है, और डिपेंड करेगा कि कितना रेजिस्टेंस, कितना इंडक्टर, ये सब चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखो टाइम कांस्टेंट क्या होता है। टाइम कांस्टेंट वह टाइम होता है जिसमें करंट या वोल्टेज स्टेडी स्टेट के 70.7% तक पहुंच जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट मतलब ये, जैसे हम लोग ग्राफ बनाए थे, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाए थे हम लोग इंडक्टर के केस में, तो ये हमारा वोल्टेज होता था और हमारा करंट इस तरह से कुछ आता था, इस तरह से करंट हमारा आता था, ऐसा आता था। तो मान लीजिए ये आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू है, मान लीजिए 8 एम्पियर है और 10 वोल्ट है। 8 एम्पियर का 70% यहाँ तक में पहुंचेगा, ये देखो यहाँ तक में पहुंचेगा 70%। कितना होगा 70%? 5.6 एम्पियर के आसपास 70% आएगा। समझ में आया? तो 70% होने में कितना टाइम लगा, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट टाउ। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम कांस्टेंट टाउ, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो टाइम कांस्टेंट, दोनों इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट दोनों का टाइम कांस्टेंट अलग अलग आता है। तो इंडक्टिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है L/R होता है। इंडक्टिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट L/R होता है, और कैपेसिटिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट RC होता है। RC होता है, R/C। और इंडक्टिव सर्किट का L/R होता है। अब देखो ये आप समझ, अब मान लो सर्किट में बहुत सारा ज्यादा L है ज्यादा R है, समझ में आया? ज्यादा L है ज्यादा R है, तो कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, जैसे क्या है, एक सर्किट है ऐसा, इसका टाइम कांस्टेंट जैसे क्या है, एक सिंपल सर्किट पहले दिया था मैं आप लोगों को। सिंपल सर्किट आपको पहले दिया था कि 5 ओम का रजिस्टर है और 5 ओम का 5 हेनरी का इंडक्टर भी है। समझे? 5 ओम का रजिस्टर है, 5 हेनरी का इंडक्टर भी है, यहाँ पर जो भी वोल्टेज था, समझे, जो भी है। अब यहाँ पर इंडक्टर एक ही है 5, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस एक ही है 5, तो टाइम कांस्टेंट टाउ आराम से निकाल दोगे, 5/5 मतलब 1। और टाइम कांस्टेंट हमेशा सेकंड में आता है, टाइम कांस्टेंट हमेशा किस में आता है? सेकंड में आता है। इसमें समस्या नहीं। अगर इंडक्टर ज्यादा होगा क्या और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस ना होकर के 2 रेजिस्टेंस है, 3 ले लेते हैं, चलिए और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ये 3 ले लेते हैं। इंडक्टर भी एक ना होकर के 5, और ये हो गया 2, और ये आपका सप्लाई है।
ठीक है, 2 ठो इंडक्टर दिया हुआ है, 2 ठो 3 ठो आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में या ऐसी देख करके भी समझ में आ जाएगा कि ये 5 और 2 किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? बताइए, सीरीज देख करके बता, सीरीज में है। तो एल इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, आ गया 7। अब देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में दो पैरेलल में एक से पहले ये दोनों सीरीज में है, 5 और 4 सीरीज में है, और उसका आंसर जो है वो 2 के पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 5 + 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 के साथ, मतलब 9 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 9 × 2 / 9 + 2, आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18 / 9 + 2 11, 18/11 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट हमारा। समझ में आ रही है बात? अब आप टाइम कांस्टेंट टाउ आराम से निकाल लो, एल इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट, कितना आंसर आ जाएगा? 7 / 18/11, तो आंसर आ जाएगा 77 / 18 सेकेंड आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो इसका फाइंड टाइम कांस्टेंट। दो कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस, इसको बना के रखिए। बना किसी से? Yes, sir. यस सर 4 आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा? कितना आंसर 4 आएगा? 4। सेकेंड। 16 यस seconds. सर। सर 16 है। 16 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है। इसका Sir, सही आंसर 16. आएगा आप, इसका सही आंसर आ जाएगा 4 सेकंड आएगा। क्यों यस आएगा? सर। क्योंकि कैपेसिटेंस सीरीज में पैरेलल जैसा जोड़ता है, तो ये सीरीज 2 यस सर, और तो 2 उसका का 1 इक्वल। कॉम्बिनेशन 1 बनेगा, समझे? तो सी आपका बन यस सर। जाएगा, सी इक्विवेलेंट आपको बनेगा 1, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी है 4। तो इसका टाउ आएगा, टाउ इज इक्वल टू आर सी होता है। आर की वैल्यू आपकी 4 है, सी की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 सेकंड आ जाएगा। समझ में आया बात? अब चलिए अगला क्वेश्चन।
चलिए इसका बताइए। ये 20 वोल्ट दिया हुआ है, उसकी जरूरत भी नहीं है अभी। बनेगा। हाँ सर, बना रहे हैं। सर 2 आएगा आंसर। इसका आंसर आएगा 2। चलो देखें, देखो आर इक्वलेंट पहले निकालते हैं। आर इक्वलेंट ये 4 4 पैरेलल में है, तो 4 4 पैरेलल में हो जाएगा 2, और 2 + 2 हो जाएगा 4। तो आर इक्वलेंट आ जाएगा आपका 4। और उसके बाद देखिए कैपेसिटेंस जब पैरेलल में होता है तो सीरीज जैसा जोड़ता है, तो सी इक्वलेंट की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 2। तो यहाँ पर टाउ आपका आ जाएगा 4 × 2, आंसर आ जाएगा 8 सेकेंड। समझ रहे, आपका आ जाएगा 8 सेकेंड। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सम अदर कॉन्सेप्ट्स। कुछ और भी कॉन्सेप्ट होते हैं। अब अदर कॉन्सेप्ट क्या है? अदर कॉन्सेप्ट ये है कि if at या before switching, if before switching a current of IL is flowing through इंडक्टर, एक IL इंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, देन एट t = 0, t बराबर 0 मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग स्विचिंग करेंगे सेम करंट वुड फ्लो थ्रू इंडक्टर। मतलब क्या है, इंडक्टर जो है ना करंट को चेंज होने नहीं देता है। इंडक्टर जो है वो करंट को चेंज होने नहीं देता है। जितना करंट पहले होगा स्विचिंग होने से पहले, उतना ही करंट बाद भी होगा स्विचिंग होने के बाद भी। अब समझिए बात को। मान लीजिए मैंने एक आप लोग को बताया कि एक डीसी वोल्टेज लिए हम लोग, एक ये लिए स्विच लिए, एक रेजिस्टेंस लिए और एक इंडक्टर लिए, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको ये बताया कि t बराबर 0 पे इंडक्टर ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। समझे? जितने लोग पढ़ाई करते हैं ना स्विचिंग की क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिएंट के बारे में, जितने लोग भी पढ़ाई करते हैं तो वो इतना समझने के बाद ना अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते कि अगर इसमें पहले से कोई करंट फ्लो कर रहा है, समझे, स्विचिंग होने से पहले ही अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, तब ये ओपन सर्किट नहीं होता है। तब वो क्या होता है, वो एक करंट सोर्स जैसा काम करता है। मान लो कि t बराबर 0 माइनस है। 0 माइनस का मतलब क्या होता है, स्विचिंग करने, स्विच दबाने से पहले मतलब तुम स्विचिंग कर रहे हो उसके पहले का कंडीशन बता रहा हूं मैं। t बराबर 0 माइनस मतलब स्विच दबाने से पहले वाले कंडीशन पे करंट में IL वॉस इंडक्टर करंट। IL क्या है आपका, इंडक्टर करंट है, समझे। तब ये क्या बन जाएगा, t बराबर 0 प्लस में देखो क्या बन जाएगा, t बराबर 0 प्लस ये बन जाएगा R, और L के जगह हम लोग क्या करेंगे, L के जगह हम लोग मान लो करंट ऐसा वाला है IL,
तो L के जगह हम लोग एक करंट सोर्स दबाएंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी IL। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? IL। ठीक है, ये कैसे आया इसको समझने के लिए आप लोग ये जानते हो लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे हम लोग। फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन था, उसका पहला पार्ट था। पहला पार्ट क्या था कि इनर्शिया लॉ बोलते थे। इनर्शिया लॉ मतलब कोई चीज चल रही है तो चलते ही रहेगी, कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। वैसे इंडक्टर में पहले से जो करंट है वही रहेगा, ये याद रखो। पहले से अगर करंट 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर रहेगा, पहले से अगर 0 एम्पियर है तो 0 एम्पियर करंट होगा। अब समझते हैं, ऐसे इसको एक सर्किट लेकर के समझते हैं। मान लीजिए आपको सर्किट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। फोर ओम का रजिस्टर है, यहां पर एक इंडक्टर लगा हुआ है, यहां पर एक और रजिस्टेंस है, ये भी 4 ओम का रजिस्टर है, और यहां पर ऐसा स्विच बना हुआ है। समझे? यहां पर भी एक बैटरी है मान लो, और यहां पर भी एक बैटरी लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा हम लोग को सर्किट पता है। इंडक्टर की वैल्यू 2 हेनरी है, मान लेते हैं इंडक्टर की वैल्यू कितनी है? 2 हेनरी। अब इसको समझते हैं कि बोल रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसा दिया हुआ है, ये S1 है और ये S2। एट t इज इक्वल टू 0, S1 इज ओपनड एंड S2 इज क्लोज्ड। मतलब t बराबर 0 पे ये जो S1 है इसको मैं ओपन किया हूं, खोला हूं, और S2 को बंद किया हूं, क्लोज किया हूं। समझ में आ रही है बात? तो उस कंडीशन पे आपको क्या निकालना है? फाइंड, इसको मैं दूसरा 8 ओम कर देता, फाइंड करंट इन 8 ओम रजिस्टर। उस कंडीशन पे 8 ओम रजिस्टर का करंट निकालना है। इसको बंद कर देता हूँ, इसको मैं ऐसा, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो, करंट इन 8 ओम रजिस्टर आपको निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालने का टेक्निक क्या होता है? इसको निकालने का टेक्निक ये होता है, जैसे क्या है, S1 है, देखो इसको ऐसा पहले बंद कर दिया, एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है? आपको 0 माइनस का कंडीशन भी लेना पड़ेगा, मतलब स्विचिंग से पहले की बात है। तो उस समय, मतलब जब स्विचिंग किए थे तो उस समय ये S1 बंद था और ये S2 ओपन था। तो S1 को यहाँ पर का वोल्टेज भी ले लेता हूँ 10 वोल्ट। तो S1 को मैं बंद कर करके ये इंडक्टर जो है कैसा बिहेव करेगा? t बराबर 0 माइनस, मतलब बहुत पहले से वैसा रखा हुआ, तो इंडक्टर किसके जैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। क्यों शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा? क्योंकि स्विच इस पोजीशन में बहुत देर से है, मतलब t बराबर इंफिनिटी का केस है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पर तो कोई ओपन सर्किट है तो यहाँ तो कुछ जाएगा नहीं, ओपन सर्किट है तो यहाँ कुछ भी करंट नहीं होगा। तो यहाँ का करंट की अगर बात करें तो कितना करंट आएगा इसमें? इंडक्टर में 10/4 मतलब 2.5 एम्पियर करंट आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कितना करंट आएगा? 2.5 एम्पियर करंट आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। यस सर। आएगा सर। ठीक, अब क्या करेंगे? t बराबर 0 माइनस वाला ले लिए, तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, t इज इक्वल टू 0 प्लस में ये इसको ओपन कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर जो बैटरी है ये
इसको मैं ओपन कर दिया, यहाँ 4 ओम का रजिस्टर था। अब t बराबर 0 प्लस में इंडक्टर किसके जैसा बिहेव करेगा? एक करंट सोर्स के जैसा बिहेव करेगा। करंट सोर्स मतलब 2.5 एम्पियर वाला करंट सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस है तुम्हारा 8 ओम और ये वाला स्विच हो गया है बंद, मतलब अब इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? ये 2.5 एम्पियर इधर तो जाना नहीं है, तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो इसका करंट कितना आ जाएगा? 2.5 एम्पियर। क्लियर हुआ ये बात सभी को? ये बोल रहा हूं मैं कि अगर इसमें इंडक्टर में पहले से कोई करंट है, तो वही करंट बाद में भी होगा t बराबर 0 प्लस में भी। उस कंडीशन पे ये ओपन सर्किट नहीं होगा। ओपन सर्किट कब होता है? जब पहले से कोई करंट है ही नहीं। जब पहले से कोई करंट नहीं है तो ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, लेकिन जब पहले से कोई करंट है तो वो एक करंट सोर्स के जैसा काम करेगा। तब करंट सोर्स, अभी इसको बंद कर दिए तो इसमें करंट फ्लो करने लग गया। समझ में आ रहा बात? यही कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, चॉपर में। समझे? इसी कॉन्सेप्ट को चॉपर में यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट को चॉपर में यूज किया जाता है, समझे? तो अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, गेट की तैयारी करोगे, तो मैं आप लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में चॉपर वगैरह बताऊंगा, तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करके बताऊंगा। आया समझ में ये बात? तो ये है आपका कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रांजिएंट वाला अभी आज हम लोग देखे, ठीक है। और कुछ हम लोग थेवेनिन नॉर्टन का भी हम लोग किए। तो आज देखिए, आज मैं थोड़ा सा क्लास जल्दी छोड़ूंगा, थोड़ा सा मुझे काम है, तो ये इतना आज पढ़ा करके मैं छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग को कैसा लग रहा है पढ़ने में? थोड़ा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर, अच्छा लग रहा है सर अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो आगे ना कल में और आप लोगों को अलग अलग तरह के ट्रांजिएंट वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। कल देखिए हम लोग की जो क्लास है, थ्योरी वाली क्लास कल तक ही है, ठीक है। तो कल हम लोग क्लास करेंगे, कल के बाद नेक्स्ट डे आप लोग का टेस्ट होगा। जितना मैं पढ़ाया हूँ उसके अनुसार मैं खुद से क्वेश्चन बना के आपको दूंगा, समझे? खुद से क्वेश्चन बना के दूंगा। टेस्ट में आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप लोग को फायदा है, ठीक है। तो कल लास्ट क्लास रहेगी, जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। ट्रांजिएंट के तो और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जैसे ट्रांजिएंट का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, समझे? एक को तुम लोग पढ़े होगे, एक इक्वेशन बनता है v/r 1 माइनस e का पावर माइनस t अपॉन टाउ, ऐसे करके करंट का इक्वेशन पढ़े होगे। ये इक्वेशन कैसे आता है, इसका भी शॉर्ट का ट्रिक होता है, समझे? हर बार यही इक्वेशन नहीं आएगा, अलग अलग इक्वेशन आता है। तो ये इक्वेशन बनाना कैसा है ये मैं आप लोग को कल सिखाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम लोग कल आगे करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए थैंक यू। थैंक यू सर।